हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, ये एक न्यू चैप्टर है और जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसका जो नेम है वो भी इससे मिलता जुलता था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, बट इसमें है आपको चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो इसका टॉपिक है इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये फर्स्ट आपका टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो कार्ल मार्क्स है सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, एमाइल डर्काइम है, देन मैक्स वेबर है, ये कहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी के ऊपर। तीनों के मतलब कि ओपिनियन जो है सेम है, किस चीज़ को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। क्या कह रहे हैं ये कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन भी होगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है कि लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप। इससे क्या होता है कि जो मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का कोई ओनर है, ठीक है, वो उसको नहीं पता होता कि जो फोर्थ लेवल पर या फिफ्थ लेवल पर जाके नीचे तक कौन से मतलब कि लेबर जो है काम कर रही है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं जानते हैं, तो लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप बढ़ता है। ठीक है, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। देन उसके बाद है आपको एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इसके अंदर आपको क्या आ जाएगा कि जो रिलेशनशिप होते हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं, वो फॉर्मल होते हैं। मतलब कि कंपनी के अंदर जो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशनशिप है वो जस्ट फॉर्मल है, वो उसके अंदर पर्सनल नहीं होते, नॉट पर्सनल। ठीक है, देन इसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगी। एक ही कंपनी है, उसके अंदर मान लो कि सपोज कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो है थ्रेड का, ये लगा लो कि कॉटन का काम हो रहा है, देन उसके बाद थ्रेड बन रहा है, थ्रेड के बाद जो है कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बनने के बाद उसको कलरिंग हो रही है, कलर डाई होने के बाद देन उसको स्टिचिंग का काम किया जा रहा है, स्टिचिंग होने के बाद उसको क्या है, पैकिंग का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, तो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब डिवीजन हुई है कि लेबर की कोई कोई काम कर रहा है और कोई कोई काम कर रहा है। इस तरीके से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। फिर है एलाइनेशन। इसमें क्या है, एलिनेशन के अंदर आपको ये आ जाएगा कि मतलब जो लोग हैं, मतलब जो वर्कर हैं, कई बार वो अपनी खुशी से काम नहीं कर रहे होते, जस्ट वो सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। देन ये आपको आगे डिटेल में आएगा। देन उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी फैलती है। ठीक है, कि जो रिच है वो और रिच हो जाते हैं, जो पुअर है वो पुअर रह जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। इसका और एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर मैन किसी काम के लिए जा रहा है तो उसको ज़्यादा वेजेस देके या ज़्यादा सैलरी देके हायर किया जाता है। अगर वुमेन सेम काम के लिए जाती है तो उसको कम सैलरी के ऊपर हायर किया जाता है। तो क्या है, इनइक्वालिटी आ रही है। देन इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो उसकी वजह से क्या है, अर्बनाइजेशन आएगा। अगर अर्बनाइजेशन आएगा तो धीरे धीरे लोग मॉडर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मॉडर्नाइजेशन आता है। तो ये तीनों की जो ओपिनियन है, तीनों सोशियोलॉजिस्ट जो है, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्काइम और मैक्स वेबर, कहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसकी वजह से ये चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट हो जाएंगे ये आपके। देन उसके बाद आपको आ जाता है एलिनेशन। एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये 2 मार्क्स के अंदर भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। ये कार्ल मार्क्स ने जो है मतलब कि एलिनेशन के बारे में बताया है। कह रहे व्हेन पीपल डू नॉट सी द एंड रिजल्ट एंड डू नॉट इंजॉय द वर्क। अब क्या है कि मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जो नीचे के लेवल के ऊपर कोई मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मजदूर क्या कर रहे हैं, जस्ट कॉटन को साफ करने का काम कर रहे हैं सपोज, और जो फाइनली गुड बन के तैयार हो रहा है कि एक शर्ट बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, तो इनको नहीं पता होता कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फाइनल डू नॉट सी द एंड, ये बिल्कुल एंड तक वो प्रोडक्ट किस रूप में बन के तैयार हुआ है ये नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और काम को ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये नीचे लेवल के ऊपर जो है ज़्यादा मतलब कि बिजी होते हैं अपने काम के अंदर, ना इनको इतना टाइम दिया जाता है कि ये अपना इंजॉय कर पाएँ काम को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जस्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि जो भी उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आज इतना काम करना है, तो ये उसके हिसाब से अपना काम करके दे देते हैं। देन रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग वर्क। इसके अंदर क्या आ जाएगा कि वो बार बार वो एक ही काम करते रहते हैं। एलिनेशन के अंदर बार बार एक ही काम को रिपीट किया जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, थक जाते हैं बार बार एक काम को करके। इसमें साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी जो है, जो लेबर होती है वो थक जाती है। देन उसके बाद क्या है, बेटर देन हैविंग नो जॉब एट ऑल। अब ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई और जॉब तो मिलने से रही, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी कि बेरोजगार होकर घूमेंगे, उससे अच्छा है कि यहीं पे पड़े रहें, यहीं पे काम करते रहें। देन डू द जॉब ओनली फॉर सर्वाइवल, और वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जस्ट जॉब कर रहे होते हैं, बट इंजॉयमेंट वाली उसमें कोई बात नहीं होती। तो ये जो एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म थी इसकी। देन इसके बाद आ जाता है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया को पढ़ने के साथ साथ हम क्या है वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जस्ट कंपैरिजन करके बताया, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है मेजोरिटी में जो लोग हैं, ठीक है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पर वो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम, और एग्रीकल्चर के अंदर लेस देन 10% से भी कम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इसका अपोजिट है बिल्कुल। इंडिया में क्या है, आप देखो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो बुक के अंदर डेटा दिया हुआ है वो 99 2000 का भी है और 1719 का भी है, ठीक है। एक बार आपको ये डेटा जो है याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वैसे ही पता होना चाहिए। देखो जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है, इट्स मीन कि एग्रीकल्चर के अंदर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 17% है, ठीक है। और जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर 23% वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये डेटा आपको दिया गया है 99 और 2000 का, ठीक है। देन उसके बाद 17 और 19 का डाटा भी दिया है। प्राइमरी सेक्टर में 43% है, सेकेंडरी में 30% है और टर्सरी में 60% है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, अब ये जो सिनेरियो ना ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बट इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया में क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग हैं ज़्यादा डिपेंड हैं, तो उसकी वजह से क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ है ना जो एग्रीकल्चर की, वो जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि ये डिक्लाइन होती जाती है, शार्पली बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, जिसका क्या है नुकसान ही है। देन इसके बाद आपको क्या है, इसमें जस्ट आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है मेजोरिटी लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं। देन अब ये सिनेरियो जो है चेंज होने लगा है। देन इसके बाद आपको आ जाता है, मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये जीडीपी के अंदर। देन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर आपको दो टाइप के यहाँ पे सेक्टर बताए गए हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। इसको फॉर्मल भी बोल सकते हो आप, और ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड को आप इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। ये वाले तो हो गए गवर्नमेंट के अंडर और ये हो गए सारे के सारे प्राइवेट, ठीक है। अब इनको अंदर डिफरेंस करना है हमको, बिल्कुल ईजी है। कह रहे हैं 10 और मोर पीपल थ्रू आउट अ ईयर, कह रहे हैं पूरे साल के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मतलब कि इसमें काउंटेबल होते हैं कि जैसे मान लो कि कोई ऑफिस है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। अगर वहाँ पे 10% ही रखने हैं, रिक्रूट करने हैं, तो वो 10% ही रखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वहाँ पे इरेगुलर होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जिस भी पर्सन को मतलब कि जितने भी पर्सन को हायर करना होता है इससे 2-4 एक्स्ट्रा भी कर लिए जाते हैं हायर, ठीक है। इरेगुलर होंगे ये, कोई फिक्स नहीं होता इसमें। रजिस्टर विद गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गए जैसे कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, प्राइवेट, वो गवर्नमेंट के पास जरूरी नहीं है कि रजिस्टर हो, ठीक है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। देन है गवर्नमेंट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज गेट प्रॉपर सैलरी, ठीक है, अलाउंस, देन उसके बाद वेजेस और पेंशन। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी, वेजेस, पेंशन, अलाउंस, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत कुछ प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉयज़ को। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे सैलरी तक भी फिक्स नहीं होती कि कितनी सैलरी मिलेगी। एक महीना को इतनी सैलरी मिलेगी, 10,000 मिल रही है, अगले महीने में उसको 12,000 सैलरी मिल रही है या 8,000 कर दी कम करके, ठीक है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। देन है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन कोई भी प्रॉपर नहीं होते हैं, ठीक है। देन क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद है ये जो है फॉर्म कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है तो ये इकट्ठे होकर क्या है यूनियन बना के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो यूनियन नहीं बना सकते। अगर उन्होंने यूनियन बनाई उनको तो बाहर निकाल दिया जाएगा कंपनी से, ठीक है, या फैक्ट्री से। इसमें क्या जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर कोई पर्सन है तो उसमें जॉब सिक्योरिटी पूरी होती है, उसमें आप बाहर नहीं निकाल सकते। आपको पहले मतलब कि काफ़ी कुछ आपको नोटिस वगैरह उनको देना पड़ता है। देन इसमें है नो जॉब सिक्योरिटी, इसमें तो आपको क्या कभी भी किसी भी टाइम निकाल दिया जा सकता है, ठीक है, निकाला जा सकता है। देन ये इसके पॉइंट हो जाएंगे आपको, बिल्कुल इजी है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में आपको डिफरेंस बताना था। देन है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब जैसे ही 1947 के अंदर क्या है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो बिल्कुल उसी टाइम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वाला टाइम भी हम पढ़ेंगे इसमें 1991 के अंदर जैसे ग्लोबलाइजेशन आई है, बट उससे पहले जैसे एकदम इंडिया आज़ाद हुआ है तो वहाँ क्या सिनेरियो है उस टाइम का। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टुक ओवर
कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक। अब यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने जहाँ पे जिन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा काम था वो सारे के सारे अपने कंट्रोल में ले लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, ठीक है। देन उसके बाद है इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, गवर्नमेंट भी काम कर रही थी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, यहाँ पे क्या है, लाइसेंस पॉलिसी जो है इंडिया ने बनाई थी। अगर कोई भी काम आपको करना है, कोई भी ट्रेड करना है, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर उसके बाद आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते थे। देन है इंडस्ट्रियल सेंटर। उस टाइम पे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी वो थे आपके बड़ौदा, पुणे और फरीदाबाद, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। देन है गवर्नमेंट एनकरेज स्मॉल स्केल इन सेक्टर, बट इंडिया में उस टाइम पे क्या है, स्मॉल स्केल मतलब इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी, मतलब कि लोग घरों में बैठ के ही ज़्यादा काम करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो आप इनको। तो क्या है, सरकार ने इनको ज़्यादा एनकरेज किया था, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, मतलब हैवी मशीनरीज वगैरह इंडिया में नहीं आई थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही ज़्यादा चलती थी, तो गवर्नमेंट ने इनको बहुत एनकरेज किया। देन कह रहे हैं 1991 में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे तो सिर्फ 28% एम्प्लॉयमेंट थी, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी 1991 में भी, तब वहाँ पर क्या है 72% जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही चल रहा था, यहाँ पे ज़्यादा काम था और लार्ज स्केल में कम काम था। देन फिर क्या होता है 1991 के अंदर जो है ग्लोबलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन आती है, ठीक है, इंडिया के अंदर, और चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है, जो लाइसेंस वाली पॉलिसी है इसको खत्म करना पड़ेगा, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल क्या कर दिया गया था, ट्रेड बिल्कुल फ्री हो गया था, ठीक है, और एमएनसीज वगैरह इंडिया के अंदर आ गई थी, तो बिल्कुल ये जो लाइसेंस वाला सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया। देन है फॉरेन प्रोडक्ट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। अब इंडिया की मार्केट के अंदर बाहर के सारे प्रोडक्ट यहीं पर ही जो है आपको मिल जाते हैं। देन इंडियन कंपनीज बिकमिंग एमएनसीज, जो इंडिया की कंपनी है वो भी बाहर जाके अदर कंट्रीज़ में जो है अपनी मतलब कंपनी सेटअप कर रही हैं, तो इंडिया भी क्या बन चुका है, एमएनसीज बन चुका है, ठीक है। लेस सिक्योर जॉब, ये क्या है कि इसके अंदर जो जॉब है वो भी क्या है, लेस सिक्योर भी रहती है, कि कई बार आपकी जॉब भी चली जाती है, तो मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा मतलब हार्म भी होता है आपको, ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी है इसका। और डिसइन्वेस्टमेंट, अब सरकार ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सरकार ने जो है मतलब पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने मतलब सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो इन्होंने बेचनी स्टार्ट कर दी प्राइवेट लोगों के हाथ में, ठीक है। देन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि अगर इंडिया के अंदर आपको कोई भी काम करवाना है, अगर वो आपको महंगा हो रहा है, ठीक है, महंगा काम हो रहा है वो, तो आप क्या किसी अदर कंट्री से, अगर वहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से वो काम करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज कि आपने कपड़ा बना लिया, ठीक है, उसका कलर का जो काम है आपको किसी अदर कंट्री से सस्ता पड़ रहा है, तो आप वहाँ से आउटसोर्सिंग करवा सकते हो। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया बट उसकी ऐड अगर आप इंडिया में करवाते हो, बनवाते हो, ठीक है, तो वो क्या है महंगी पड़ती है, बट अदर कंट्री से वही चीज़ करवाते हो तो वहाँ पे सस्ती पड़ रही है, तो इस तरीके से क्या है आप आउटसोर्सिंग भी करवा सकते हो। देन उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ अर्बन मिडिल क्लास। अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या है, मिडिल क्लास भी इमर्ज होकर आई है। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है, और जो सर्विस ये जो ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर की, ये कौन सा है, थर्ड वाला सेक्टर है, ठीक है। आपका प्राइमरी फर्स्ट में एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेकंड में इंडस्ट्रीज आ जाएगा, और थर्ड में क्या है सर्विस सेक्टर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिलने लगी हैं लोगों को ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से। कब आई है ये, 1991 के अंदर आई है, ठीक है। ये हमने जो लास्ट चैप्टर किया है रूरल सोसाइटी वाला, उसके अंदर भी मैंने ये डिटेल में समझाया आपको, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। देन है हाउ डू पीपल फाइंड जॉब्स। लोगों को जॉब कैसे मिलती है, किस तरीके से जॉब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से क्या है, आपको जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में भी अगर आपको जॉब लेनी है, प्राइवेट सेक्टर में भी लेनी है, तो न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम बने हुए थे स्पेशलाइज्ड, कि जहाँ पे सिर्फ आपको जॉब के बारे में ही लिखा होता है, ठीक है, ऐड दी होती है। देन उसके बाद आता है आपको कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या है कि मान लो आप किसी कैंपस के अंदर क्या है स्टडी कर रहे हो या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है वहाँ पर, या कोई फैक्ट्री के जो ऑनर हैं, ठीक है, वहीं पर आते हैं और आपकी इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप स्टडी के अंदर सपोज अच्छे हो, ठीक है, आप टॉप के स्टूडेंट्स में आते हो, तो आपको वहीं से कंपनी क्या है हायर कर लेती है, सीधा आपको पैकेज देके कि आप हमारी कंपनी के अंदर आके जॉब करो, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है। सपोज कि अगर एक ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर क्या है हमको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, और हमको क्या करना है कि हमको अब ये पर्सन को चेंज करना है, तो हम अदर लोगों के रिज्यूमे जो है मंगवाने स्टार्ट कर देते हैं, और अगर
हमको उनमें से कोई सेटिंग आती है, ठीक है, कोई जो पर्सन है अगर अच्छा लग रहा है तो हम उसकी जगह उसको क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं कि इसको हटाना है क्योंकि ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो हमको न्यू को हम वहाँ पे हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकती है। देन है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या आ जाएगा आपका, जो ऑनलाइन हमको जॉब्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन जॉब्स का ज़्यादा ट्रेंड है कि हमको न्यूज़पेपर वगैरह तो लोग जो है कम देख रहे हैं और ऑनलाइन ज़्यादा पता चलता है जॉब्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। देन आपको दो छोटी छोटी टर्म्स आती है, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और बदली वर्कर। कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या आ जाएगा आपको, मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑल्सो नोन एज मिस्त्रीज। अब क्या है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मिस्त्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, इन स्मॉल फैक्ट्रीज, टाउन एंड इवन सिटीज़। ये फैक्ट्रीज में, टाउन में, सिटीज़ में हर जगह पे मिलते हैं। ये क्या करते हैं, मिस्त्रीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं छोटे वर्कर के साथ, ठीक है। जो छोटे वर्कर्स होते हैं या लेबर वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये हायर करते हैं। अब मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या है, कोई एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इनको क्या है कि अदर छोटे छोटे वर्कर भी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, छोटे छोटे वर्कर खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इतने लाख लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, वो जो लेबर वाले होते हैं उनको डेली वेजेस के ऊपर हायर कर लेते हैं कि एक दिन की आपको इतना वेजेस देंगे, बट खुद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है आगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, ठीक है। छोटी सी टर्म है, ईजी है ये। देन है बदली वर्कर। बदली वर्कर नाम से पता चल रहा है बदल देना, ठीक है, बदली वर्कर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अ बदली इज अ वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड इन अ पोस्ट ऑफ परमानेंट वर्कर, ठीक है, हु आर टेम्परेरी एब्सेंट। अब क्या है कि कोई एक परमानेंट पर्सन है, ठीक है, एक कोई जॉब है उसके ऊपर एक परमानेंट पर्सन है, ठीक है। सपोज यहाँ पे किसी हम वुमेन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक मतलब वुमेन है, वो लेडी टीचर है सपोज, ठीक है। तो क्या है कि अगर अब इसको कोई इमरजेंसी है, सपोज़ कि ये मतलब कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इसको क्या है अब यहाँ से लीव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये जो जितने टाइम के लिए ये लेडी अब यहाँ से लीव ले रही है, सपोज़ कि 3 मंथ के लिए लीव ली है, तो इनकी जगह पर क्या है, ये परमानेंट जॉब पर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है कि इनकी जगह पे टेम्परेरी हम किसी को हायर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोबारा आएंगी ना तो दोबारा इनको ही रख लिया जाएगा, बट इनकी जगह पे या तो ये खुद रखवा सकती हैं कि ये खुद मतलब कि सजेस्ट कर सकती हैं कि आप इसको रख लो मेरी जगह पर, ये 3 मंथ ये यहाँ पर आपके यहाँ पे जॉब कर सकती है, ठीक है। तो वो खुद भी दे सकते हैं वो पर्सन, या फिर कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, कुछ भी है, कोई स्कूल है, तो वो खुद भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। कि परमानेंट मेंबर की जगह पर कुछ टाइम के लिए कोई अदर पर्सन को जब हम हायर कर रहे हैं टेम्परेरी वे के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बदली वर्कर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, एक तो इसमें बदली वर्कर, देन उसके बाद है आपको एलिनेशन, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अभी और भी जैसे जैसे ये चैप्टर आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी मैं उसमें आपको साथ के साथ बता दूंगी कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये 2-3 चैप्टर जो है ज़्यादा लेंथी भी लगते हैं और टफ लगते हैं, ठीक है। बट मैंने कोशिश की है कि आपको ईजी वे के अंदर इसको समझा पाऊँ, और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला ये वीडियो देख के तो प्लीज़ इसको लाइक, ठीक है, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।